गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Just let me confirm, is my voice and video clear to you all? क्या रहा रिजल्ट भाई? कैसा रहा? आपने दिया था एग्जाम और एक और शायद से रेशु जी ने भी दिया था। अच्छा है, मतलब क्लियर ना? क्यों जी? अरे वाह। अरे मुझे लगा कि अमृता जी ने मैसेज किया है। बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तभी आज इतने खुश हो। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। चलो रेशु जी से भी पूछते हैं उनका कैसा रहा रिजल्ट। चलिए, एक सीढ़ी तो आपने पार की कम से कम। ऐसे रूखे सूखे थैंक यू से काम चलाओगे? आज भाई आपके क्लास के बच्चे आपको छोड़ने नहीं वाले अमृता जी, पहले ही देख लेना। आज आपको पकड़ के रखेंगे वो। देख लेना, ऐसा ना हो कि क्लास एंड होते होते वो आपसे पार्टी मांगने लग जाए। ओके। नहीं, आपकी मेहनत है, सब आपकी मेहनत है। मैं तो बस साथ हूँ। अदरवाइज आपकी पूरी पूरी मेहनत है, आपने मेहनत की है भाई, आप एग्जाम देकर आए हो। एंड इट्स अ गुड थिंग कि आपने क्वालिफाई कर लिया। आई एम सो हैप्पी। चलो, क्लास के शुभारंभ से पहले ही हमें गुड न्यूज मिल गई। किसने कहा भाई नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। इवन बीएससी और एमएससी वाले तो कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, बस थोड़ा कभी कभी बीए और एमए वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। बीएससी वालों के लिए नहीं है। ओह, गुड इवनिंग राखी जी। मुझे लगा ये मॉर्निंग चल रही है, पर आपने मुझे याद दिला दिया इवनिंग चल रही है ये। उनका नाम सियाराम नहीं है भाई, उनका नाम अमृता है। तो ये ध्यान रखा करो। हाँ बिल्कुल, पर उसके लिए ना आपको वो करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा बेटा। बीएड करने के बाद ना तब जाके होता है वो। तब आप एलिजिबल हो देने के लिए। कोई बात नहीं। चलो भाई, आज हमारी क्लास की एक लड़की है, उसने एस्टेट क्वालिफाई कर लिया है। एंड इट्स अ गुड थिंग। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। बस इसी गुड न्यूज के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसी के सहारे हमारे चेहरे पे हंसी आ गई भाई। और तो कुछ नहीं है। चलिए। तो आज आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा भैया, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। बाकी के कहाँ रह जाते हैं? मुझे ये बताओ पहले। कहाँ है? आज तो रेशु जी का कोई वो नहीं है ना, कि श्राद्ध वगैरह हो। अंजू भी नहीं है और रेशु जी भी नहीं है। खुशबू भी नहीं है, पता नहीं।
एग्जाम करीब आ रहे हैं और हेमा जी भी नहीं है और तुम लोग ऐसे गायब हो रहे हो। दैट्स नॉट अ गुड थिंग यार। आप लोगों को अब इस टाइम पे भी बुलाना पड़ेगा, मैसेज करके मैसेज भेजना पड़ेगा कि क्लास ज्वाइन कर लो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। चलिए, जो नहीं आए हैं वो नहीं आए हैं। सो वंस अगेन आई एम आकांक्षा माथुर, योर यूजीसी नेट होम साइंस पेपर 2 फैकल्टी। वेलकम यू ऑल इन माय क्लास, जहाँ पे आज हम कवर करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 7, जिसमें हमारा एक पार्ट है थ्योरीज, वो कंप्लीट करेंगे। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर यूनिट, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। देखो, मैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, तो मतलब वहां से क्वेश्चन वाकई में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही बोल दिया है, ये काफी ज्यादा बार रिपीटेड हुए हैं। आप कितने भी ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लेना, पीवाई की उसको, उनमें आपको ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख ही जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे अगर अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन, विच इज योर होम साइंस यूजीसी नेट फिल फॉर्म। ठीक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो उसे, जहाँ पे कोर्सेज के लिए आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो। अब चलो, यहाँ पे हमारी थ्योरी सारी स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले है हमारी बिहेवियरल थ्योरीज। कोई बताएगा मुझे बिहेवियरल थ्योरी किसने दी थी और किससे रिलेटेड थी ये? तो चलिए आज हम लोग यही जान लेते हैं। बिहेवियरल थ्योरी जो दी थी वो आपके पैवलोव ने दी थी। इसको पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी में क्या किया गया था? ठीक है, ये याद रखना भाई, नाम सब लोग याद रखना कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी, और इनकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप लोग याद रखोगे तो आपके लिए इजी रहेगा काफी ज्यादा। ठीक है, तो पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। इन्होंने इस बात पे ज्यादातर ध्यान दिया था कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है ना, वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आकर और जो उसकी हेरिडिटी ग्रोथ होती है उससे सीखता है, यानी कि गिव्स द इम्पोर्टेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। यानी कि बच्चा एक तो है कि अनुवांशिक तरीका से उसकी वृद्धि हो रही है, उसके पेरेंट्स से उसको जो भी जीन्स मिले हैं उसके बेसिस पे उसकी वृद्धि हो रही है। दूसरा, जिस तरीके से उसका एनवायरनमेंट होगा उसी तरीके से उसकी लर्निंग भी होगी, उसने ये कहा था आपके पेवलोव जी ने। इसीलिए जो आपकी थ्योरी थी इसका नाम रखा गया बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है, जिसको आपके पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ ठीक है ना। इन्होंने किस किस चीजों पे फोकस किया था? फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल लर्न बिहेवियर, यानी कि ये जो कुछ भी बच्चे को, कि इनको जो इन्होंने जो अपनी स्टडी दी थी, जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने क्या किया था कि ये बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे थे, उनका जो बिहेवियर है उनको पहचान रहे थे कि बच्चा किस टाइम पे कौन सा स्टिमुलेशन देता है, किस टाइम पे कैसे रिएक्ट करता है, कौन सी सिचुएशन होती है और कहाँ पे वो कितना रिएक्ट करता है। ये सभी चीजें इन्होंने पेवलोव ने अपनी थ्योरी में देखी थी। ठीक है, द न्यूट्रिनल स्टिमुलस गेट एसोसिएट अ मीनिंगफुल स्टिमुलस एंड एक्वायर द कैपेसिटी टू इलेक्ट अ सिमिलर रेस्पॉन्स। ठीक है, अभी इनको चलो आपकी पिक्चर से मैं आपको दिखाऊंगी, ये हिंदी वाले देख लो, कि व्यवहार संबंधी सिद्धांत दिया था, ये आपके पेवलोव ने दिया था। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। बच्चे के पर्यावरण और अनुवांशिकता विकास का महत्व के बारे में बताती है ये थ्योरी। ठीक है, अवलोकन योग्य, देखो मैं यहाँ पे आपको थ्योरीज जो है ना, इनका मैं बहुत सारा आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगी, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही चीजें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इतना सारा मैं आपको बता दूं तो आप ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। यहाँ पे थ्योरीज में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है, वो सबसे पहले कि कौन सी थ्योरी किसने दी है और उस थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने क्या बात की है और कौन सी उनकी स्टेजेस हैं, बस ये ही याद रखने की जरूरत है। और ऐसा सच कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है कि उनका एक्सपेरिमेंट क्या था क्या नहीं था, ये सब चीजें ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शायद ही कोई होगा जो आपसे ऐसे बोलता होगा, बट मैं बोल रही हूँ। तो ये हिंदी में देख लिया भाई। ठीक है, आगे बढ़ू, कुछ तो बता दिया करो।
डोंट वरी, जब आपकी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी ना, मैं आपको 1 से 2 दिन का टाइम भी दे दूंगी, तब आप आराम से अपने नोट्स बना लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखो ये रही इनकी पेवलॉव थ्योरी। अब यहाँ पे चलो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है एक्चुअल में। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्लासिकल कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का क्या मतलब होता है? कंडीशनिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे हम कोई भी चीज है उसको पहले से ही हम उसको वो ट्रीटमेंट दे देते हैं। ट्रीटमेंट इन द सेंस कि मैं आपकी पहले से ही कंडीशनिंग कर दे रही हूँ, मैं आपको पहले से ही मैं सिखा दे रही हूँ कि अगर सपोज करो, जैसे कि आपको स्कूल में नहीं सिखाते थे कि सपोज करो कि अगर जब आपका इंस्पेक्शन होता था, तो आपके जो भी वीसी एंड ऑल होते थे वो आपके स्कूल में विजिट करने के लिए आते थे, तो आपको टीचर पहले ही बोल देते कि जैसे ही वीसी एंटर करें क्लास के अंदर, आप लोगों को क्या है, एकदम शांति से खड़े होना है, उनको मॉर्निंग विश करना है, फिर धीरे से सीट पे बैठ जाना है, कोई भी शोर नहीं करना है। तो यहाँ पे चीजें क्या है, आपको पहले से ही आपकी कंडीशनिंग कर दी गई है कि आप जब आपके सामने एक्चुअल में कोई एक सिचुएशन आएगी, तो उस सिचुएशन पे आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। ठीक है, सेम पेवलोव की भी थ्योरी थी, तो वहां पे इन्होंने क्या किया, देखो बिफोर कंडीशनिंग क्या थी, यहाँ पे इन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पे क्या होता था कि ये फूड को लेकर आते थे और डॉग का सलाइवा निकलता था। फिर ये इन्होंने पहली कंडीशनिंग, जो कंडीशनिंग नहीं करी थी उससे पहले क्या होता था कि इसमें ना दो चीजें होती हैं। एक होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसको हमने ऑन अ स्पॉट किया है, ऑन द स्पॉट किया है हमने, कोई भी उसकी पहले से उसको कुछ भी चीज अलग नहीं करी है, सिर्फ जो नेचुरल है वही चीज क्या है। हमें पता है कि डॉग है, डॉग जैसे ही वो अपने खाने को देखेगा, उसका सलाइवा है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें हैं जो एक्चुअल में कोई इंसान रेस्पॉन्स करता है, या डॉग रेस्पॉन्स करता है, या कोई भी बच्चा रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो वहां पे अनकंडीशनल स्टिमुलस आपका क्या था, फूड था, उसने रेस्पॉन्स क्या किया डॉग ने, सलाइवेशन किया, यानी कि उसका सलाइवा निकलने लग गया, तो ये क्या है, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स हो गया। यहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं किया गया, यहाँ पे सब कुछ आपका नेचुरल है। फिर कंडीशनिंग की गई, अब यहाँ पे क्या किया गया कि फूड को हटा के इसकी जगह पे बैल कर दी गई, है ना। तो जैसे ही जो जो भी आपके एक्सपेरिमेंटर थे उन्होंने क्या किया, फूड को हटा दिया और फूड की जगह पे सेम टाइम पे, हाँ लाल टपकना, ठीक है, सेम टाइम पे उन्होंने बेल बजाई। तो क्या है, रेस्पॉन्स क्या था, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं किया डॉग ने, क्यों, क्योंकि उसको बेल से क्या लेना देना, उसको तो अल्टीमेटली खाना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, एक और कंडीशनिंग की, क्योंकि अल्टीमेटली हम उनको ऐसे नहीं है कि उसको वो कहीं भी बैठा हुआ उसको लेकर आया फिर हम उसको खाना दें, वो ये नहीं चाहते थे, वो एक तरीके से प्रॉपर पूरा सीक्वेंस चाहते थे। तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अगेन बेल ली, बेल बजाई, फिर उसके बाद में उन्होंने खाना रखा। देन आपका जो डॉग था उसने वही सेम रेस्पॉन्स किया, उसका सलाइवेशन हुआ और उसने अनकंडीशनल रेस्पॉन्स भी किया। तो अब क्या है, उसके दिमाग में बात ये फिक्स हो गई कि ठीक है, अब बेल बजेगी इसका मतलब मुझे अब खाना मिलेगा। तो अब जैसे ही जब भी बेल बजती थी, जो डॉग था वो एकदम अलर्ट हो जाता था कि ओके अब मेरा खाने का टाइम हो गया। तो अब यहाँ पे हमने किसी भी प्रकार का कोई भी फूड यूज नहीं किया है, सिर्फ हमने जिस चीज से इसकी कंडीशनिंग की थी, सिर्फ उसी इक्विपमेंट को हमने यूज किया, और जो डॉग है वो रेस्पॉन्स भी करने लगा। सेम चिल्ड्रन के साथ में भी किया। चिल्ड्रन के साथ में क्या होता है कि बच्चे को हम कोई चीज देते हैं, जैसे कि हम लोग बच्चों को कई बार कह नहीं देते हैं कि अच्छा आप यहाँ पे बैठो, आप ये टॉफी ले लो, उसके बाद में हम आपके लिए बहुत सारा खाना लेकर आएंगे, या फिर आप ये खिलौना ले लो। या फिर बहुत बार होता है कि बच्चे को जो उनका पालना जो होता है, जो चेयर होती है उनकी, आउटिंग चेयर जो होती है, उस पे बच्चे को जैसे ही लिटा देते हैं, बच्चे को कैसे पता चल जाता है, एक बार आप उस बच्चे को बाहर लेकर जाओगे, दूसरी बार बाहर लेकर जाओगे, फिर बच्चे को पता चल जाता है कि अच्छा अगर मुझे नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं और इस पालने में मुझे लिटाया जा रहा है, यानी कि मैं कहीं घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो बच्चा कैसे एकदम से खुश हो जाता है। तो ये चीजें क्या है कि आप एक किसी भी इक्विपमेंट के साथ में आप कंडीशनिंग कर देते हो, जिसकी वजह से आपका नेचुरल रेस्पॉन्स है वो निकल कर आ जाता है। ठीक है, हम्म, ठीक है। तो इस वाली थ्योरी में किसी को कोई भी दिक्कत? यस, हाँ। तो देखो, वाह वेरी गुड राखी जी। तो यही चीजें है ना, तो आप लोग समझ पाए ना कि मैं क्या बोल रही हूँ।
जैसे छोटे बच्चों को क्या होता है कि उनका स्कूल जाने का तो मन करता नहीं है, लेकिन जैसे ही उनको नहलाया जाता है, स्कूल ड्रेस उनके सामने रखी जाती है, वो एकदम रोने लग जाते हैं। क्यों? उनकी कंडीशनिंग हो गई है भैया, अब उनको पता चल गया है स्कूल ड्रेस है, यानी कि अब मुझे ऐसी जगह भेजा जाएगा जहाँ मुझसे मेहनत करवाई जाएगी, जहाँ मुझसे कहा जाएगा पढ़ो 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 पढ़ो, है ना? ठीक है, तो यही चीज होती है। बस इसमें एक ही चीज याद रखने की जरूरत है कि आपकी पेवलोव ने बिहेवियरल थ्योरी दी थी, जो कि आपकी किससे रिलेटेड थी? क्लासिकल कंडीशनिंग से। ठीक है, जो चीज आपको इसमें याद रखने की जरूरत है वो, ठीक है, जो मैंने अभी समझाया वो सभी चीजें आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं, चाहो तो आप नोट्स बना लेना इनके, ठीक है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन क्या थी? आपका फूड था, सलाइवेशन आ रहा था, फिर आपने जैसी कंडीशनिंग की, आपने बेल रखी, फूड रखा, है ना, फिर उसने सलाइवा स्टिमुलेट किया, फिर आपने लास्ट में क्या किया? फूड को हटा दिया, जैसे ही बेल बजाई डॉग आपका वापस आ गया। रोने लग जाते हैं। फिर आते हैं हम लोग वेटसन लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट पे। तो इसको एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने न्यूट्रल स्टिमुलस पे इन्होंने थ्योरी की थी। इनकी केस में वहां पे डॉग था, पेवलॉव की जो थ्योरी थी उसमें क्या था? डॉग था, लेकिन इनकी जो थ्योरी थी उसमें क्या था? व्हाइट रेड था। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने? अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या आया? वो ये आया कि रिफ्लेक्टिव रेस्पॉन्स द लाउड नॉइज। अब उन्होंने क्या कर दिया कि बहुत तेजी से नॉइज रख दिया, बहुत तेज एकदम आवाज आ रही है, ये अनकंडीशनल स्टिमुलस। फिर उसके बाद में अनकंडीशनल रेस्पॉन्स क्या आया कि नेचुरल रिएक्शन आया कि वो चूहा क्या है? वो डर गया। जैसे ही आपको कोई बहुत तेज, अचानक से कोई बहुत तेज आवाज सुनाई जाएगी, यस, वेरी गुड राखी जी। और जिसको क्या कहा जाता है? जिसको एक नाम और दिया जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। कोई बात नहीं, आप जितना चल रहा है उसी से काम चलाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे अब इन्होंने चूहा लिया, जिसके सामने इन्होंने बहुत तेज आवाज रखी। तो नेचुरल सा रेस्पॉन्स है कि कोई भी अचानक से बहुत तेज आप आवाज सुनोगे तो आप, ऑब्वियसली बात है कि आप भी डर जाओगे। तो सेम रिएक्ट आपके रैट ने भी किया। अब यहाँ पे क्या चीज हो गई कि stimulus that elect a response after repeatedly being paired with an unconditional stimulus। अब यहाँ पे एक अनकंडीशनल स्टिमुलस रख दिया गया, फिर उसके बाद में कंडीशन की गई द रेस्पॉन्स कॉज्ड बाय द कंडीशनल स्टिमुलस, जो कि था आपका फियर। इसको भी चलो, यस, वेरी गुड। इसकी इमेज डालिए। हाँ देखो, यहाँ पे ये वाली इमेज आप समझो, इस इमेज से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे बिफोर कंडीशनिंग क्या था कि एक पर्सन था, ठीक है, कोई छोटा बच्चा था, उसके सामने कोई चूहा आता है, उसको कोई भी डर नहीं लगता है, ठीक है, कुछ भी उसको डर नहीं लगा। वाइट बिफोर कंडीशनिंग से सफेद चूहा है, ठीक है, वो उसको देख के खुश हो गया, चलो ये तो कुछ खेलने की चीज है। लेकिन अब यहाँ पे चूहे की जगह पे क्या कर दिया गया? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अब बच्चे के अंदर हमें डर पैदा करना है, लेकिन बच्चा ऐसे तो डरेगा नहीं, क्योंकि हमें पता है ना कि चूहा अगर उसके पास जाएगा तो उसको काट भी सकता है ना? तो इसीलिए अब हमें उसके जो मन में वो डर पैदा करना, वो हम लोग कैसे पैदा करेंगे? तो हमने चूहे को हटाया। हमने क्या किया? एक बहुत तेज एक हथौड़ा लिया और एक हैमर लिया और एक स्टील का बार लिया। तो अब उन दोनों को बहुत तेजी से मारा, तो अब उससे क्या है? बहुत जोर की आवाज आई, तो बच्चा एकदम से डर गया और रोने लगा। ठीक है, तो अब उसको पता है कि चूहा आएगा तो हमें नहीं रोना, लेकिन अगर ऐसी कोई साउंड आती है तो हमें रोना है। तो अब उन्होंने क्या किया? कंडीशनिंग क्या कर दी? अब जैसे ही चूहा आया, है ना, तो उन्होंने फिर से अगेन क्या किया? हैमर बजा दिया बहुत तेज। एक स्टील की रॉड थी, उस पे उन्होंने बहुत तेज हथौड़ा चला दिया, जिसकी वजह से क्या आवाज हुई। तो उसको अब चीजें क्या दिख रही हैं? अब उसको चीजें दिख रही है, चूहा भी दिख रहा है और हैमर भी दिख रहा है। जैसे उसने इन दोनों को देखा, वो फिर से अगेन रोना स्टार्ट कर गया नेचुरली। तो अब यहाँ पे हमने हैमर का यूज नहीं किया, लेकिन जैसे ही अब वो चूहे को देखेगा, तो जो पहले वो उसको कोई भी डर नहीं लग रहा था, अब वो क्या है? फियर से रिलेट करेगा चूहे को। तो ये इन्होंने एक कंडीशनिंग की, जहाँ पे बच्चे के अंदर इन्होंने डर पैदा किया, किस चीज से? एक नेचुरल चीजों के थ्रू। ठीक है, चलिए,
फिर आते हैं स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें और पेवलोव की थ्योरी में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं भैया, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो थ्योरी थी इसको डीएफ स्किनर ने दिया था, लेकिन जो इस पे काम किया था, लॉ ऑफ इफेक्ट पे जो काम किया था, वो थ्रॉनडाइक ने थ्योरी दी थी। ठीक है, इस थ्योरी के अंतर्गत क्या था, देखो जो पेवलोव थे उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, लेकिन जो स्किनर थे उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, ये याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन इन्होंने रेड का यूज किया था, लेकिन इनकी कंडीशन में क्या था कि इन्होंने जो रेड का यूज किया था वो कॉन्सिक्वेंस बिहेवियर के बारे में जानना चाहते थे। ठीक है, वो क्या जानना चाहते थे कि कोई भी इंसान है या फिर कोई भी चीज है, क्या वो अपने बिहेवियर को रिपीटेड करती है या नहीं करती है, तो उस चीज के बारे में जानना चाहते थे। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजें एसोसिएट करी, उसके बाद में उसका बिहेवियर देखा और फिर रिजल्ट को इन्होंने इवेल्युएट किया। तो चलिए वो देख लेते हैं क्या था। तो देखो यहाँ पे जो था स्किनर की जो थ्योरी थी वो रिएनफोर्स से रिलेटेड थी। ठीक है, रिएनफोर्समेंट और प्लस पनिशमेंट, इन दो चीजों से रिलेटेड थी। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में क्या हुआ कि पॉजिटिव समथिंग इज एडेड, पनिशमेंट द बिहेवियर इज डिस्करेज। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट की अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट में क्या होता है कि आप अगर कोई भी आपको बिहेवियर है वो अच्छा नहीं लग रहा है, ये लीजिए भाई हिंदी में देख लीजिए, तो यहाँ पे चलो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, स्किनर का मैं बता रही थी। ठीक है, तो स्किनर की में देखो क्या होता है कि आपने कोई भी काम अच्छा किया, ठीक है, सपोज करो आपने कोई काम अच्छा किया, उसके बाद में आपका क्या है कि आपको यहाँ पे रीएनफोर्समेंट दे दिया गया, वो भी पॉजिटिव दे दिया गया, तो आप क्या है एकदम से खुश हो जाओगे। तो आप अगली बार क्या करोगे कि आप हमेशा ऐसे ही काम करोगे जिसकी वजह से आपको शाबाशी मिले, तो वो पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट है। ठीक है, नेगेटिव रीएनफोर्समेंट क्या होता है कि आपने कोई काम किया, ठीक है, काम करने के बाद में वो आपसे ठीक नहीं हुआ, तो वहां पे आपको जो रीएनफोर्समेंट है वो नेगेटिव दिया जाएगा। वो कैसे दिया जाएगा, मतलब आपको डांटा नहीं जाएगा, आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, लेकिन आपको समझा दिया जाएगा, एक बार वार्निंग दे दी जाएगी कि देखो बेटा आपने ये काम अच्छे से नहीं किया है, अगली बार आप ऐसा काम मत करना क्योंकि ये चीजें सही नहीं है जो आपने करी है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव रीएनफोर्समेंट ये होता है। रीएनफोर्समेंट का मतलब होता है आपको शाबाशी देना, कुछ चीज ऐड कर देना, है ना। जैसे कि आपका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो आपके पेरेंट्स आपको किस तरीके से कुछ गिफ्ट दे देते हैं, है ना, तो वो क्या है, पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट है। वहीं पे अगर सपोज करो कि आप फेल हो गए हो या फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए जितने अच्छे आने चाहिए, तो उस कंडीशन में आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपको पनिशमेंट नहीं देंगे, लेकिन आपको क्या करेंगे, नेगेटिव रीएनफोर्समेंट दे देंगे। किस तरीके से कि आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं देंगे, वो अभी तक जो वो रिवॉर्ड दे रहे थे वो रिवॉर्ड नहीं देंगे, बस आपको क्या है समझा देंगे कि नेक्स्ट टाइम बेटा ऐसा करना कि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छे से आए, आपके जो फोन है उसकी वजह से शायद आप अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते, उस चीज पे ध्यान मत देना, है ना, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो इन्होंने यहाँ पे उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया। अब इसके अपोजिट क्या होता है, एग्जैक्टली समझते हैं। इसके अपोजिट क्या होता है पनिशमेंट की, अगर हम लोग बात करें, गुड मॉर्निंग रेशु जी। ठीक है, तो पनिशमेंट में हम लोग बात करेंगे, तो जैसे कि आप लोग फेल हो गए, तो अब फेल में क्या करेंगे, एक तो होते हैं बहुत तेज मार लगाते, अरे मैं तो पहले ही कह रही थी कि इस फोन को साइड में रख दे, फोन की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही तेरी, फेल और हो गया, अब इसी क्लास में तुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, कौन आगे क्लास में एडमिशन देगा, है ना। तो वो क्या हो जाता है, वो पनिशमेंट की कैटेगरी हो जाती है, जहाँ पे आपको क्या किया जाता है, कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है, आपको पनिश किया जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर अगेन डर आ जाता है। हाँ जी, सबके साथ हुआ है ये। तो वही चीज यहाँ पे कही गई है कि पनिशमेंट में आपका जो बिहेवियर है वो डिस्करेज किया जाता है, आपको नेगेटिव चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और रीएनफोर्समेंट में क्या होता है, आपके जो बिहेवियर है उसको एनकरेज किया जाता है।
ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं पनिशमेंट का आपको बता रही थी, रीएनफोर्समेंट में क्या है, पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट में क्या है कि कुछ ऐड कर दिया, आपका रिजल्ट है वो अच्छा आया, तो आपको क्या है, हो सकता है कि चलो अब आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आपको मोबाइल फोन दिला दिया, या फिर आपकी स्टडी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको दिला दिया, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट हो जाता है। अगर मैं नेगेटिव रीएनफोर्समेंट की अगर हम लोग बात करें तो नेगेटिव रीएनफोर्समेंट में क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपसे कोई चीज छीन ली जाती है। यानी कि क्या हुआ कि आपका रिजल्ट जितना अच्छा आना चाहिए था उतना अच्छा नहीं आया, लेकिन थोड़े समय के लिए आपसे चीजें छीन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में मोबाइल, जो आपको मोबाइल दिलाने वाले थे वो मोबाइल नहीं दिलाते, अब आपसे क्या कहते हैं कि आप स्टडी हार्ड करो, अच्छे से मेहनत करो, फिर उसके बाद में हम आपको मोबाइल फोन दिला देंगे। ये रीएनफोर्समेंट की बात है, यहाँ आपसे कुछ भी छीनते नहीं है, ठीक है। बस आपको थोड़ा मेहनत करने के लिए कह देते हैं, आपके बिहेवियर को एनकरेज करते हैं। क्या कहते हैं कि चलो वेरी गुड, शाबाश, अभी इतने नंबर आ गए हैं, आगे भी आप बहुत अच्छे नंबर ले आओगे, ये तो अच्छी चीज है। लेकिन पनिशमेंट में क्या हो जाता है, देखो पॉजिटिव में कुछ चीज ऐड कर देते हैं और नेगेटिव में कुछ चीजें आपसे छीन लेते हैं। अब पनिशमेंट आपसे क्या किया कि आपका रिजल्ट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आया, नेगेटिव आपका रिजल्ट आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव पनिशमेंट आपको दिया जा रहा है, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, आपसे कहेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब आया है, यू हैव टू स्टडी हार्ड, कोई बात नहीं, चलो इस बार आ गया कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका अच्छा आएगा। ये चीज हो गई यहाँ पे। अब नेगेटिव पनिशमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव पनिशमेंट ये हो जाएगा कि अच्छा तुम मोबाइल पे ही पूरे दिन गेम खेलते रहते हो, अब तुम्हें मोबाइल तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ जाएंगे। तो ये आपका नेगेटिव पनिशमेंट की कैटेगरी में आता है। तो समझे पनिशमेंट और रीएनफोर्समेंट का डिफरेंस क्या है, यहाँ से भैया क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। हम्म फिर आते हैं हम लोग अपने थ्रोनडाइक की थ्योरी पे। थ्रोनडाइक की थ्योरी जो है ये अगेन लर्निंग की थ्योरी है। यहाँ पे इन्होंने ट्राई एंड एरर की थ्योरी दी थी। ट्राई एंड एरर थ्योरी दी थी, यानी कि यहाँ पे क्या दिया था कि बच्चा कोशिश करेगा गलती करेगा, कोशिश करेगा गलती करेगा, उसके बाद में वो सीखता जाएगा, ठीक है। जिसके बेसिस पे इन्होंने 3 लॉ अपने बताए थे, ठीक है। वो 3 लॉ कौन कौन से थे, वो सबसे पहला जो लॉ था वो था, दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, हाँ, यानी कि आपको किसी चीज का लालच दे दिया। आजकल तो भैया फोन को इतनी गालियां मत दो, आजकल फोन की वजह से ही आप अपना पढ़ रहे हो। रेशु जी मुझे आपका रिजल्ट क्या रहा है स्टेट का, आप भी शायद देने गए थे ना। और कौन, मुझे जहां तक याद है 2 बच्चे देने के लिए गए थे, एक तो अमृता जी गई थी और कौन गया था भाई, प्रियंका जी आपने दिया था क्या, बता दो, अपने आप ही बता दो भाई, किसने दिया था। ठीक है, थ्रोनडाइक की थ्योरी में क्या होता है, इन्होंने लॉ ऑफ रेडीनेस दिया था। ओके, तो क्या रहा आपका रिजल्ट, अभी देखा नहीं। ओके, चलो कोई बात नहीं, जो भी आए उसके लिए ऑल द बेस्ट। पता नहीं अंजू जी तो है ही नहीं है यहाँ पे। तो लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या होता है, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी होता है, जिसका मतलब होता है कि लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन एन एक्शन टेंडेंसी इज अस्योर्ड थ्रू प्रिपरेटरी एडजस्टमेंट सेट और एटीट्यूड। यानी कि इसका क्या मतलब है मैम, ये क्या आपने सिखा दिया। तो देखो ये जो होती है ना, इस चीज में क्या होता है आपका कि आपको तैयार किया जाता है किसी भी काम के लिए, किसी भी लर्निंग के लिए, ठीक है। आपका एटीट्यूड है उसको पूरा सेट किया जाता है। फिर आपको तैयार कर दिया कि ठीक है, आप जैसे कि हम लोग आपको तैयार कर रहे हैं कि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, आपको अपना यूजीसी नेट एग्जाम देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होती है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जहाँ पे आपकी जितना भी आपको ड्यूरेबिलिटी दी गई है उस टाइम पे आपकी लर्निंग कराई जाती है कि ठीक है, नाउ यू हैव टू एक्सरसाइज, अब आपको एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, यानी कि अब आपको पढ़ाई करनी है तो करनी है।
फिर उसके बाद में हम लोग इफेक्ट चेक करते हैं। इफेक्ट क्या होता है? ट्रायल और स्टेप्स लीडिंग टू सेटिस्फेक्शन स्टेम्स इन द बॉन्ड और कनेक्शन। सेटिस्फाइंग स्टेट्स लीड टू कंसोलिडेशन एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ द कनेक्शन, whereas dissatisfaction, annoyance और pain lead to the weakening और stamping out of the connection। मतलब आसान भाषा में एकदम आपको समझाती हूँ मैं, कि हिंदी में देख लो जब तक, जिनको भी नहीं समझ में आया उनके लिए देखो। सिंपल आम भाषा में, सबसे पहले आपको अगर कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आपको तैयार करते हैं, जिसको आपका कहा जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस। तैयार करने के बाद में हम आपसे एक्सरसाइज करवाएंगे। एक्सरसाइज क्या करवा रहे हैं? आपके मॉक टेस्ट हो गए हैं, आपकी लाइव क्लासेस हैं, है ना, हम आपसे नोट्स बनवा रहे हैं, आपसे रिवीजन करवा रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद में आप लोग अपना एग्जाम देने जाते हो, रिजल्ट आता है। अब उस रिजल्ट में हम लोग देखते हैं कि आप लोग पास हुए हो या फेल हुए हो, यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं मिला। तो ये चीज देखते हैं, और यही आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। अगर आप पास हो जाते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर आप फेल हो जाते हो, क्या करते हो? अगेन आप ट्राई करते हो। तो यही है, करते करते आप सीखते चले जाते हो। करते हो, गलतियां होती हैं, फिर अगेन करते हो, फिर गलती हो गई, फिर अगेन कोशिश करते हो, है ना। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा थ्रोनडाइक की थ्योरी, ठीक है, जिसके जो कि किसके बेसिस पे थी? वो ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे थी, है ना। थॉर्नडाइक की थ्योरी जहां तक है वहां तक अब इतना पूछी नहीं जाती है जितना आपकी, जैसे कि इरिक इरेक्शन की थ्योरी पूछी जाती है, कोल वर्क की थ्योरी पूछी जाती है। ये तो बस आपको नॉर्मली जनरली बस सिखाने के लिए ऐड कर दी गई है कि एग्जैक्ट है क्या, अगर बाई चांस अगर आ भी जाता है यहाँ से तो भी आपको याद रहे, ठीक है। जो मेन जो है ना उन पे मैं स्टार बना दूंगी, जैसे कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं भैया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ये किसने दी थी? हमारे प्यासे जी ने दी थी, ठीक है। जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी? ये आपके चाइल्ड लर्निंग के ऊपर बेस्ड थी। यानी कि यहाँ पे अगेन कहा गया कि बच्चा किस तरीके से इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करता है, कैसे गलतियां करता है, उन गलतियों से वो कैसे सीखता है, कैसे उनको मॉडिफाई करता है। तो वो सब चीजें आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में बताया गया था, जो कि आपके पियाजे ने दी थी। जहाँ पे आपकी मेनली 4 स्टेजेस रहती हैं, ठीक है। कितनी? 4 स्टेजेस रहती हैं। इस थ्योरी को भैया अच्छे से पढ़ लेना। अभी जो पीछे की थ्योरी पढ़ी है उनको पढ़ना या मत पढ़ना, उसमें से आपकी स्किनर की आपकी कई बार पूछ ली जाती है, और कोई सी नहीं। ना पेवलोव की इतनी पूछी जाती है, ना ही थ्रोनडाइक की इतनी पूछी जाती है, ठीक है। जैसे कि ये आपके प्यासे की थ्योरी है, ये अगेन आती ही आती है। आप हर बार आई है ये सीक्वेंस लगाने के लिए, या कभी मैचिंग के फॉर्म में आ गई है, या फिर कभी असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में आ गई है, बट आई जरूर है। तो अब विदाउट एनी डिले लेट्स वी मूव टू आवर। देखो यहाँ पे 3 चीजें इन्होंने रखी थी। सबसे पहले रखा था इन्होंने स्कीमा। स्कीमा में क्या होता है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कि यहाँ पे क्या आपका इंटेलिजेंस बिहेवियर चेक किया जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखो इसमें। जहाँ पे स्कीमा क्या होता है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप उसको कैसे पढ़ते। क्या पूछ रहे हो? क्या पूछा मनदीप जी? हाँ, चलो इसका मैं ना आपको लास्ट में बताती हूँ, ठीक है, क्लास एंड होने के बाद में। चलो, तो यहाँ पे स्कीमा क्या बनता है? स्कीमा इज अ फॉर्म दैट एन इंडिविजुअल यूजेस टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एंड टू ऑल्सो इंटरप्रेट थिंग्स दैट ही और शी परसीव, सच एज देखकर, सुनकर, टेस्ट कर कर, ऑर्डर कर कर। फॉर एग्जाम्पल आपको स्कीमा सिंपली आपकी इंद्रियां, ठीक है। आप जैसे कि अभी देख रहे हो तो आपके माइंड में कोई चीज रिलेट कर रही है ना। आपने कुछ चीज टेस्ट करी तो अगेन आपके माइंड में कुछ चीज रिलेट करी, तो वो आपका स्कीमा की कैटेगरी में आ जाता है।
ये देखो भाई हिंदी वाले, एक स्कीमा को सभी बुद्धिमान व्यवहार के बुनियाद, भवन और आयोजन ब्लॉक के रूप में माना जाता है। ठीक है, स्कीमा एक ऐसा रूप है जिसका उपयोग कोई व्यक्ति जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए करता है और उन चीजों की व्याख्या करने के लिए भी करता है जो वह समझता है, जैसे कि जगह नहीं आएगा भैया यहाँ पे, ध्वनिया, स्वाद या फिर गंध। जगह की जगह पे क्या है, साइट। साइट मतलब देखना, देखकर, सुनकर, है ना, टेस्ट कर कर, या फिर आप खुशबू आ रही है आपको, या फिर उसके सहायता से ही आपको कोई भी, आप लोगों ने देखा है ना ब्रेन में कि कहीं पे कुछ बहुत कुछ आपके घर से 2-3 घर छोड़ के कुछ बन रहा हो, कोई बहुत टेस्टी सा बन रहा हो और आपको एकदम खुशबू आ जाती है, तो कैसे आपका दिमाग एकदम अलर्ट हो जाता है कि अरे ये तो शायद कुछ पिज्जा जैसी खुशबू आ रही है या फिर गुलाब जामुन जैसी खुशबू आ रही है। तो ये सभी चीजें आपकी क्या हुई, ये स्कीमा आपके माइंड में डेवलप हुआ, यानी कि जो आपके ब्रेन में जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है वो एकदम अलर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर आप कोशिश ध्यान करने की कोशिश करते हो कि एग्जैक्टली ये खुशबू आ किस चीज की रही है ना, या तो आप लोग पहचान जाते हो या फिर आप क्या है, जिसके घर बन रही होगी आप वहीं चले जाते हो कि मैं तो खुशबू सूंघते सूंघते आपके घर पे आ गई, आप इतना अच्छा खाना बना रहे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो इनका प्रोसेस जो रहता है ना, वो प्रोसेस रहता है एसिमुलेशन और एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। अगेन इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आपके पेपर 1 में भी काम आता है। देखो भैया ये जो मैं थ्योरीज आपको बता रही हूँ ना, ये पेपर 1 में भी आपके पूछ ली जाती है। ठीक है, जीन प्याजे ने जो आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो होती है ना, यानी कि जो आपका बौद्धिक विकास होता है, ठीक है, उसको आप पूरी दुनिया में किस तरीके से अडॉप्ट करते हो उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले एसिमुलेशन करते हो, यानी कि जो आपके पास में नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसी के बेसिस पे आप पहले चीज़ों को सीखते हो। फिर उसके बाद में क्या है, फिर आप जैसे ही आगे बढ़ते हो आपको कुछ अलग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फिर अगेन क्या है, आपकी जो भी जितनी भी नॉलेज थी उसमें आप मॉडिफिकेशन कर लेते हो, जिसको आपका एकोमोडेशन कहा जाता है। फिर आप अपनी प्रीवियस नॉलेज और प्रेजेंट नॉलेज, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के एक नई जो इंफॉर्मेशन है, न्यू इंफॉर्मेशन, उसको क्रिएट कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अभी तक आपको पता था कि ठीक है भाई, हम नेट का एग्जाम देने से हमें आगे जॉब मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपकी इंफॉर्मेशन थी अभी तक इतनी, कि एमएससी के बाद में हमें एक एग्जाम होता है नेट, उस एग्जाम को देना है। फिर आप जैसे ही अपने आपने कोर्सेज लिए, आपने उसके बारे में पढ़ा, आपको फिर किसी ने कह दिया कि नेट एग्जाम तो होता है, लेकिन नेट एग्जाम, तुम्हें पता है कि आप जैसे ही नेट एग्जाम दोगे ना तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि अभी तक आपके पास में इंफॉर्मेशन थी कि सिर्फ नेट एग्जाम होता है, नेट एग्जाम होने से आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन सी जॉब। फिर जैसे ही आप यहाँ किसी से मिले, आपकी नॉलेज है वो इनहेंस हुई, तो अब आपने क्या मॉडिफिकेशन किया कि नेट तो मैं कर लूंगी, उससे मुझे जॉब मिलेगी, और जॉब मुझे मिलेगी, वो मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो यहाँ आपने क्या है, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज थी आपने उसमें मॉडिफिकेशन किया, और अब आपके पास में नॉलेज क्या हो गई कि ठीक है एक एग्जाम होता है, लेकिन उस एग्जाम को देने से हम या तो नेट क्वालिफाई करते हैं या फिर जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपनी पीएचडी करते हैं, फिर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये इनका पूरा था एसिमुलेशन और एकोमोडेशन का फर्क, और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखना क्या होता है, आपका इक्विलिब्रेशन होता है। ठीक है, इनके नाम हिंदी में नहीं है भैया, इंग्लिश में ही है, इसीलिए आप इंग्लिश में ही याद कर लेना इनको। डन। हाँ जी, एसिमुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो नॉलेज आपने एक्वायर की है, ठीक है, फिर उसके बाद में एकोमोडेशन होता है कि आपको कोई एक न्यू इंफॉर्मेशन मिली, उसके बेसिस पे आप अपनी जो पहले से आपके पास जो नॉलेज थी उसको मॉडिफाई कर लेते हो या चेंज कर लेते हो, और इक्विलिब्रियम मतलब इन दोनों के बीच में आप संतुलन बनाते हो। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है।
देखो अब जो इनकी जो मेन स्टेजेस थी उनके बारे में जान लो, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चंस अकर होते हैं। एक तो आपका उस स्लाइड से क्वेश्चन बन गया, आपसे पूछ ले जाते हैं कि अकोमोडेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहला क्वेश्चन वहां से। अब आपकी स्टेजेस आ जाती हैं। यस, वेरी गुड राखी जी, वेरी गुड। बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है आपकी। ये शायद से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीज शायद मैंने ही पढ़ाई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। पता नहीं भाई, या तो आपने कहीं और से पढ़ ली होगी। एस्टेट में क्वेश्चन आया था, और शायद से मैंने प्रीवियस बैच में भी मैंने सेम यही एग्जांपल दिया था। मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी, चलो लेट इट बी। तो देखो यहाँ पे आपकी 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जो आपकी कौन सी 0 to 2 ईयर तक रहती है ना, जो कि आपका इन्फेंसी का टाइम पीरियड रहता है। कल भी मैं आपको बता रही थी ना ये। हाँ जी। ठीक है, जहाँ पे बच्चा क्या होता है कि वो सिर्फ अपनी दुनिया में मग्न रहता है, सिर्फ और सिर्फ अपने जो उसके खिलौने होते हैं उन्हीं से ही वो खेलता रहता है, अपने में मस्त। फिर सेकंड स्टेज होती है, देखो यहाँ पे ना आपका ये नहीं पूछा जाएगा किस स्टेज में क्या है, बस यहाँ आपको सीक्वेंस लगाने को पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है, सेकंड स्टेज कौन सी है, थर्ड फोर्थ कौन सी स्टेज है। ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद में प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में आती है आपकी सेकंड स्टेज, जिसका टाइम पीरियड होता है आपका 2 to, यस बिल्कुल, 2 to 6 ईयर से या फिर 7 ईयर तक ये आपका टाइम पीरियड रहता है, जहाँ पे बच्चा क्या करता है कि सिंबॉलिक प्ले खेलना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने बचपन में सब लोगों ने खेला होगा ना, कि कोई एक गुड़िया बना ली होगी, फिर उसकी शादी करवाई होगी, है ना। ओके। ठीक है। तो वो आपकी होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे आप किसी भी सिंबल, किसी भी चीज को सिंबल मान के आप खेलने के लिए लग जाते हो। ठीक है। ये स्टेज भैया प्याजे ने दी है, ये अभी हम लोग प्याजे की थ्योरी ही कर रहे हैं। ओके, उन्होंने भी पढ़ाया था ये चीज, मैंने भी पढ़ाई थी प्रीवियस वाले बैच को, तो इसीलिए मुझे ये मेरे माइंड में क्लिक कर गई। चलिए। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वो होती है, ये 7 to 11 ईयर से या फिर 12 ईयर तक की होती है आपकी। ठीक है। जहाँ पे बच्चा क्या करता है, एक कंजर्वेशन की कैटेगरी से सीखने लग जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास में फॉर एग्जाम्पल 2 ग्लास हैं, तो अब बच्चा क्या सीखेगा यहाँ पे कि इसमें अगर मैं पानी डालूंगा तो इसमें पानी कम आएगा, लेकिन अगर इसमें पानी डालूंगा तो इसमें पानी ज्यादा आएगा। जबकि एक्चुअल में, ये शायद नेटवर्क की वजह से नहीं दिख रहा होगा आपको, जबकि एक्चुअल में होता क्या है कि दोनों में जो पानी की जो मात्रा है वो सेम होती है, बट बिकॉज ऑफ दिस साइज बच्चा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, यानी कि डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि यहाँ पे क्या चीजें हैं। फिर जैसे ही उसको सिखाई जाती है कि नहीं, दोनों में आपका इक्वल ही वाटर आएगा, तो उस चीज को बच्चा सीख लेता है। और वो कब जाके सीखता है, ये आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जाके सीखता है। ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज होती है, ये आपकी 12 ईयर से एडल्टहुड तक रहती है, जहाँ पे क्या होता है, द एडोलेसेंस द कॉन्क्रीट थिंक अबाउट द फ्यूचर कैन ट्रांसेंड सिचुएशन। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बच्चा एकदम फॉर्मल कंडीशनिंग में आ गया है। अब जो चीजें नहीं भी हैं, है ना, ठीक है, एक मिनट, अब जो चीजें नहीं भी हैं वो बच्चा उनके बारे में भी सोचता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। देखो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, यहाँ से देखो आप, ये 0 to 2 ईयर होती है, जिस एज में बच्चा क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू ही सीखता है।
यानी कि बच्चा सिर्फ पालने में लेटा है, उसके पास खिलौने आ रहे हैं, उसके पास खाने की चीजें आ रही हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों से वो खेलता रहता है, उन्हीं चीजों के थ्रू वो सीखता है, अपनी ज्यादातर वो अपनी मोटर एक्टिविटीज को यूज करता है। ठीक है, जैसे कि हाथ मारना, पैर चलाना, खिलौने को पकड़ना, ये सब चीजें वो यहाँ पे सीखता है, सिर्फ इतना, सेंसरी में और कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद में जैसे उनकी प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है, ठीक है, जो जिसका टाइम पीरियड 2 से 7 साल तक का रहता है, यहाँ पे सिम्बॉलिक फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में कोई एक टॉय है, ठीक है, इस टॉय को आप अपने किसी फ्रेंड का नाम दे देते हो, है ना, या फिर आपके पास में कोई टेडी बियर है, ठीक है, टेडी बियर को आप एक कोई पर्सन मानने लग जाते हो, है ना, किसी जीवित चीज के साथ में आप अपनी चीजें सिंबलाइज कर देते हो। ठीक है, हिंदी में ही तो समझा रही हूँ भैया, कौन सा इंग्लिश में समझा रही हूँ मैं। इंग्लिश में समझाना तो वो होता है जहां मैं पूरी की पूरी चीजें इंग्लिश में यूज करती हूँ। बताओ, किसी और को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, सिंबल एक, अब सिंबल को सिंबल ही कहा जाता है यार, और कुछ कहा जाता है क्या? चलो, प्रतीक, ठीक है, कोई हम लोग प्रतीक मान लेते हैं, कुछ चीज हमने मान ली, ठीक है। अब वहां पे क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या, हमने कोई भी एक प्रतीक मान लिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये मैंने सपोज करो, ये मैंने फोन ले लिया। अब इस फोन को फॉर एग्जाम्पल मैंने मान के चल लिया कि ये जो फोन है, ये मेरा फोन नहीं है, सिर्फ एक प्लेन पेपर है, मैंने सिर्फ इतना मान लिया। या फिर ये एक मेरा बोर्ड है, मैंने ये मान के अभी से चल रही हूँ। ठीक है, जहां हम चीजें कुछ दूसरी चीजों से रिलेट कर देते हैं। ओके ओके, तो अभी देखो, सेंसरी में तो समझ आया ना, सेंसरी में क्या होता है कि बच्चा सिर्फ अपने जो इसके सेंसेस होते हैं, यानी कि देखना हो गया, उसका टच करना हो गया, है ना, खुशबू लेना हो गया, सिर्फ उन्हीं के थ्रू ही वो चीजें सीखता है ना, जैसे खिलौने खेल रहा है, बस उन्हीं के आराम से। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है, जिसका समय काल आपका रहता है 2 से 7 साल तक का, जहां पे बच्चा क्या करता है कि कोई भी वो गेम खेलता है ना, तो उन गेम में उसके पास में जो रियलिस्टिक चीजें होती है, रियलिस्टिक चीजें, यानी कि अब वो आपको ले जाके तो नहीं बिठा देगा, है ना, आपको नहीं, कि उसको, बच्चे कई बार अपने गेम खेलते कि नहीं खेलते, आप लोगों ने भी बचपन में बहुत गेम खेले होंगे, कि आपने 2-3 गुड़िया ले ली होंगी, उन गुड़ियाओं की आपस में क्या है, आप शादी कराते हो, कोई किसी की फ्रेंड बना देते हो, कोई किसी की फ्रेंड बना देते हो, है ना। अब उसमें क्या होता है कि आप ये जो नाम रखते हो, वो आप जो आपके रियल जो फ्रेंड होते हैं उन्हीं के बेसिस पे ही तो आप नाम रख देते हो कि नहीं रख देते हो, है ना। तो यहाँ पे चीजें एक्चुअल में नहीं होती हैं, जीवित नहीं होती हैं, जिनमें निर्जीव जो चीजें होती हैं उनके सहारे आप खेलते हो, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है राखी जी, जहाँ पे बच्चा सिर्फ अपने में ही खेलता रहता है, उसके जो खिलौने हैं, खिलौने और खुद से उसको मतलब है बस, और किसी चीज से उसको मतलब नहीं है। ठीक है, फिर जैसे ही देखो, ये रहा भैया, प्रतीकात्मक कार्य प्रणाली होती है, भाषा स्वयं एवं प्रतिनिधित्व प्रणाली, और इस स्तर तक बच्चे भाषा और कार्य वस्तुओं के बीच में संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, राखी जी समझ में आया ना आपको? ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आया है? हाँ, अपने आप से मतलब रहता है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है वो आपकी 7 से 11 साल तक की होती है, जहाँ पे बच्चे जो डिफिकल्ट जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अभी, देखो, चलो मैं आपको और इजी समझाती हूँ। सपोज करो ये बच्चा है, अभी रुको, मैं चारों स्टेजेस आपको समझा दूं, फिर आपको समझाऊंगी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आपके पास में ये 2 गिलास हैं, ठीक है, ये 2 गिलास हैं, और इन दोनों में ना, ये दोनों ही आपके 250 ml, और ये भी आपका 250 ml का है। अब यहाँ पे आपके अंदर ये थिंकिंग डेवलप हो जाती है
कि ठीक है बेशक चीजें साइज में डिफरेंस है लेकिन उनमें जो चीजें हैं वो इक्वल ही आती हैं। ठीक है, ये आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है जहां पे आप लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देते हो ना। और फिर आती है आपकी लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, साइंटिफिक रीजनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप सोचने लग जाते हो कि अगर मैं ये पढ़ाई करूंगी तो पढ़ाई करने के बाद में क्या है कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। जो चीज एक्चुअल में नहीं है आप उन चीजों के बारे में भी सोचने लग जाते हो। अब अगर मैं चारों स्टेजेस को बाइंड करूं तो सबसे पहले आपके पास में बच्चा था जो कि सिर्फ 2 साल तक का था। ठीक है, बर्थ से 2 साल तक का था। अब जिसको आपके क्या कहा जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, जहाँ पे बच्चा कुछ भी अगर सीख रहा है ना तो वो सीखेगा सिर्फ और सिर्फ अपने खिलौनों के माध्यम से, है ना, या फिर उसको जो चीज बोली जाएगी। जैसे कि छोटा बच्चा है ना, उसको हम कुछ भी बोलते हैं कि और बेटा कैसे हो, अच्छे हो, तो वो एकदम मुस्कुराने लग जाता है। तो यहाँ पे वो चीजें सीख रहा है ना, वो सिर्फ देख कर सीख रहा है, वो अभी बोल नहीं पाता है। बच्चा बिल्कुल भी बोल नहीं पाता है, वो सिर्फ देख रहा है, आपको देख रहा है, आपके एक्सप्रेशन देख रहा है। तो जैसे ही वो बड़ा होता है फिर वो बड़ा होते होते बोलने लग जाता है कि नहीं लग जाता है कि पापा मम्मा, है ना, इस तरीके से चीजें बोलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वो चीजें सिखा रहे हैं, वो अभी तक सिर्फ देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है, उन्हीं से ही वो चीजें सीख रहा है। फिर जैसे ही वो थोड़ा और बड़ा होता है, यानी कि वो जैसे ही 2 साल से आपका कितना टाइम पीरियड है, 7 साल तक या, ठीक है, जैसे ही वो 2 साल से 7 साल तक का होता है तो यहाँ पे अब वो चीजें क्या, अब उसके पास में खिलौने आ जाते हैं। अब खिलौने आते ही वो क्या करता है, जो चीजें भी वो सीखता है। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे के पास में खिलौना लेकर गए जो कि आपकी फॉर फिश बनी हुई है, मछली बना हुआ आप उसके पास में खिलौना लेकर गए हो, या फिर हाथी बना हुआ खिलौना लेकर गए हो, है ना, या फिर कोई गुड़िया लेकर गए हो, या फिर और एग्जाम्पल बताओ खिलौनों के और क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, या फिर बॉल लेकर गए हो। तो अब यहाँ पे क्या है, अब आप बच्चों को जो चीजें सिखा रहे हो वो किसके माध्यम से, आप अपने खिलौनों के माध्यम से चीजें सिखा रहे हो। ये सिंबल आपने बना लिया, यानी कि अब आप बच्चे को दिखाते हो तो क्या कहते हो, बेटा ये देखो बॉल, है ना, ये क्या है, बॉल है, इससे हम खेलते हैं। तो अब बच्चे को चीजें क्या रिलेट कर गई कि ओके जो गोल गोल चीज होती है इससे खेला जाता है, ये बॉल होती है ना। फिर हमने बच्चे को दिखाया फिश। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे हम बच्चे को सिंबल की ही चीजें दिखाते हैं, फिर जैसे ही वो अपने रियल वर्ल्ड में जाता है ना तो वो रियल वर्ल्ड में उन चीजों को देखता है तो वो आपसे कहने लगता है कि मम्मा मम्मा देखो वो बॉल है, मम्मा देखो वो फिश है, मम्मा देखो वो डॉग है ना। तो यहाँ पे वो चीजें आई, यानी कि हमने इस जो ये जो टाइम पीरियड था यहाँ पे बच्चे को जो चीजें सिखाई वो सिर्फ हमने एक सिंबल दिखाया, है ना, रियल चीजों को उसको सिंबल दिखाया, उसके दिमाग में हमने फीड किया एग्जैक्टली। ठीक है, उसके सहारे वो सीखा। फिर जैसे ही वो थोड़ा और बड़ा हुआ, 7 से 12 साल पे पहुंचा, फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब वो चीजों को समझने लग गया धीरे धीरे। फिर हमने उसको क्या कहा कि अब फॉर एग्जाम्पल उसके हाथ में क्या है, पानी का ग्लास है, या फिर इसको भी छोड़ो, मैं सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे ही वो 7 से 12 साल का हुआ, यहाँ पे क्या है, उसने देखा कि पंखा चल रहा है, पंखा क्या है, गोल गोल घूम रहा है। अब उसको पता है कि ये पंखा गोल गोल घूम रहा है। अब उसने अपनी मम्मा को या फिर किसी भी फैमिली मेंबर को देख लिया कि जब हम ये स्विच को दबाते हैं तब जाके आपका पंखा है वो गोल गोल घूमने लग जाता है, या फिर दोबारा इस स्विच को दबाएंगे तो आपका जो पंखा है वो बंद हो जाएगा। तब उसके दिमाग में लॉजिकल थिंकिंग आ गई कि ये पंखा है वो अपने आप नहीं घूमता है, इसके लिए हमें किसी एक चीज को दबाना पड़ता है, तब जाके ये पंखा चलता है। तो यानी कि अब क्या है, वो सोचने लग गया चीजों को, एक चीज को दूसरी चीज से वो रिलेट करने लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे ही वो बड़ा होता है, 12 साल से एडल्टहुड में आता है, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, अब उसको पता है कि चीजें, कि जैसे कि आप लोग प्लानिंग कर लेते हो, नहीं कर लेते हो फ्यूचर के लिए, कि अगर मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा तो मुझे फ्यूचर में क्या है,
कि मैं अच्छी जॉब कर पाऊंगा, अच्छी क्लास में एडमिशन ले पाऊंगा। तो यहाँ पे अब चीजें क्या है, जो चीज एक्चुअल में नहीं है, यानी कि आप इमेजिनेशन करने लग जाते हो। इमेजिनेशन की पावर है वो आपके अंदर इस टाइम तक डेवलप हो जाती है। ठीक है, लीजिए 1 आवर भी कंप्लीट हो गया, कोई बात नहीं। राखी जी समझ में आया आपको अब, कि अभी भी कोई कंफ्यूजन है, अभी भी नहीं समझ में आया? बता दो भाई, आपके लिए मुझे दोबारा से समझाया मैंने। आया या नहीं आया समझ में? फॉर्मल समझ नहीं आया? कहा, देखो फॉर्मल में क्या होता है कि जैसे कि चलो, जैसे कि अभी आप हो, ठीक है, आप अपनी ये पढ़ाई कर रहे हो, है ना? पढ़ाई करके अब आपका क्या होगा ये बताओ मुझे। ये जो आप एग्जाम की ये जो स्टडी कर रहे हो, इस स्टडी करने से क्या होगा आपको, बताओ। चलो इस चीज का ही आंसर दो। फॉर्मल समझ आ गया, तो क्या समझ नहीं आया अब? आपको सेंसरी समझ में आ गई, जहाँ पे बच्चा क्या है, जो चीजें भी सीखता है वो अपने सेंसों के द्वारा ही सीखता है। उसके सामने जो भी चीजें आती हैं उन्हीं के थ्रू वो सीखता है। ठीक है, सेंसरी तो समझा रही हूँ। अच्छा बताओ, आपके सेंस कौन कौन से होते हैं ये बताओ बस मुझे। आपके जो 5 सेंसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बताओ, इतना बताओ बस। आज आपका ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर करती हूँ मैं। बताइए राखी जी। चलो इतना भी बताती है कि 5 सेंसेस होते हैं। जल्दी बताओ कौन कौन से सेंस होते हैं। बोल दो भाई, बाकी के बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कोई और भी है क्या जिसको नहीं समझ में आया हो? एक बार मुझे बस बता दो। चलो मैं ही बताती हूँ आपको। आप तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, बस मैम का काम बढ़ा गए। देखो, यहाँ पे जो सेंसेस होते हैं ना, सेंसेस आपके 5 होते हैं। देखना, सुनना, महसूस करना, जिसको आप छूना बोलते हो। ठीक है, हाँ जी, जिसको छूना, ठीक है। टेस्ट करना, यानी कि आप स्वाद ले सकते हो। और कौन सा होता है? देखना, सुनना, टच। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपके क्या है, ये सारे के सारे सेंसेस होते हैं। और एक लास्ट होता है आपका स्मेल करना। ठीक है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि या फिर सूंघना। ठीक है, ये 5 आपके सेंसेस होते हैं। अरे रुको, मैं उनको समझा रही हूँ भैया। आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। ये स्कीमास भी होते हैं और यही सेंसेस भी होते हैं आपके। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे, इन्हीं के थ्रू ही बच्चा सीखता है। अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो कुछ भी चीजें अलग नहीं है। तो आपके जो सेंसेस है, आप मुझे एक चीज बताओ, क्या आपका जो बच्चा है
2 साल तक का बच्चा है, क्या वो चीजें बोल पाता है कि नहीं बोल पाता है? बिल्कुल नहीं बोल पाता है। तो अब वो कुछ भी चीजें सीख रहा है, आप बच्चे के पास में जाते हो, आप कभी 4 से 5 महीने के बच्चे के पास में जाना या फिर 1 से 2 महीने के बच्चे के पास में जाना, तो बच्चा कुछ भी चीज आपको रेस्पॉन्स करता है, आपको देखेगा, है ना, आप उसके सामने खेलोगे, हाथ हिलाओगे, कुछ उसको बोलोगे, तो वो रिएक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो वो देख कर रिएक्ट कर रहा है, यानी कि वो देख रहा है आपको कि अच्छा आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपको कुछ रेस्पॉन्स करना है ना, आप ऐसे ऐसे करोगे तब भी आपको कुछ रेस्पॉन्स करना है। तो यहाँ पे बच्चा क्या है कि आपके जो वो खुद से चीजें आपको एक्सप्रेस कर रहा है, हंस रहा है, तो वो किन के बेसिस पे? आपके इन सभी सेंसेस के बेसिस पे ही वो चीजें सीखता है। जैसे कि अब अगर मैं टेस्ट की बात करूं, तो आप टेस्ट के लिए अब आप उसको क्या है कि अपना मदर मिल्क पिलाओ उसको, ठीक है, वो इजीली पी लेगा। वहीं आप उसको दवाई पिलाओ, वो बिल्कुल नहीं पीता है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दवाइयां बिल्कुल नहीं पीते हैं। तो वहां पे उसको कैसे पता चला? ये चीजें कैसे पता चली? टेस्ट से ही तो पता चली कि कौन सी चीज मदर का दूध है और कौन सी चीज दवाई है। उसने जो चीजें डिफरेंशिएट करी, चीजों को अलग अलग किया, उसको कैसे पता चल गया कि चीजें कौन सा दूध और कौन सी दवाई है? ये उसने टेस्ट करके महसूस किया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्मेल की, अगेन इसमें यही एग्जांपल ले लो। अब जैसे कि वो मदर के पास में जाता है, एकदम शांत हो जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर उसको कोई और गोदी में लेता है तो वो रोने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसको खुशबू आ गई, उसको अपनी मदर से एक अलग खुशबू आती है और उसके जो कोई और लेता है उससे अलग खुशबू आती है। तो उसको क्या पता चल गया कि नहीं, ये तो कोई और है, मुझे इनके पास नहीं जाना है, मुझे, ये मेरी मम्मी नहीं है, ये तो कोई और है ना। तो उसने यहाँ उससे खुशबू से सीखा। महसूस करके कैसे सीखता है? अगेन अगर आप उसको, बच्चे को टच करोगे, है ना, बच्चे को टच करोगे, आप उसके हाथ पे टच करोगे, आप उसको यहाँ पे टच करोगे, यहाँ टच करोगे, तो वो किस तरीके से, इस तरीके से घूमने के लिए लग जाता है। अब उसको कैसे पता चल रहा है कि मुझे यहाँ घूमना है, वहां घूमना है? क्यों? क्योंकि उसको कुछ टच कर रहा है, कुछ चीजें उसको महसूस हो रही हैं, तभी तो जाके वो रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप बच्चे को बिल्कुल मत छुओ तो क्या वो कोई रिएक्ट करता है? कुछ नहीं करता है। तो यहाँ पे वो चीजें सीख रहा है कि अच्छा मुझे कुछ पकड़ रहा है, तभी तो वो चीजों को पकड़ना सीखता है कि नहीं सीखता है। तो ये चीजें होती है। उसको कोई एक आवाज सुनाई देती है बच्चे को, है ना, आप उसका नाम बोलते हो, तेज आवाज में बोलते हो, तो वो क्या एकदम से रिएक्ट करेगा, आपकी तरफ तुरंत मुड़ के देखेगा। तो उसको कैसे पता चला कि कोई भी आवाज आएगी, मुझे मुड़ के देखना है, मुझे रिएक्ट करना है? तो ये कैसे उसको महसूस हुआ? ये उसने सुन के महसूस किया। तो वही सब चीजें होती हैं कि बच्चा जो चीजें भी सीखता है ना, वो अपने सेंसेस के थ्रू ही सीखता है, जो कि 2 से 0 to 2 ईयर की ईयर होती है। ठीक है राखी जी, आज तो आप ना मुझे, भैया चलो तुम्हारे साथ साथ ये सबको ही हो जाएगी, वरना मेरा मन था कि रिकॉर्डिंग से आप कर लेते। देखो प्री ऑपरेशनल में आपको बताऊं, उसके पहले प्री ऑपरेशनल फिर कॉन्क्रीट, ठीक है, यही आपको बताती हूँ। देखो प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, ये 2 से 7 साल तक का टाइम होता है। हाँ ये रही भैया, देख लो। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका ये बच्चा है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, अब आपको इसको पढ़ाना है, इसके साथ में आप बुक रख देते हो कि नहीं रख देते हो, ABCD। तो अब यहाँ पे क्या है, अब आपने क्या दिखाया, A फॉर एप्पल। तो अब आप क्या कर रहे हो, एप्पल की अभी तक सिर्फ आपने इसको इमेज दिखाई है, ठीक है, आप इसको सिर्फ इमेज के द्वारा ही सिखा रहे हो। बी फॉर बॉल, तो आपकी जो बुक में बॉल की फोटो बनी हुई है, आप उसी से ही इसको सिखा रहे हो, ठीक है। सी फॉर कैट, अगेन बुक में पिक्चर है। डी फॉर डॉग, अगेन बुक में पिक्चर है। तो अब यहाँ पे चीजें क्या है, बच्चे ने अभी एक्चुअल में चीजें नहीं देखी हैं, उसको सिर्फ एक सिंबल दिखाया गया, जैसे कि एक्चुअल में जो चीजें दिखाई देती है ना, सिर्फ वही इमेजेस दिखाई गई हैं उसको।
अभी तक असली की चीजें उसको नहीं दिखाई हैं, सिर्फ उनकी फोटो दिखाई गई है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पे बच्चा जो भी सीख रहा है वो फोटो के माध्यम से सीखता है, जिससे कि क्या होता है कि जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में जाता है तो उसको वो रियल वर्ल्ड में वो चीजें दिखाई देती हैं, वो उनको पहचान लेता है। तो उसने ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई उसके दिमाग में, क्योंकि उसको पहले ही चीजें सिंबल के थ्रू सिखा दी गई थी। ठीक है, चलो वेरी गुड। फिर उसके बाद में हम आते हैं कॉन्क्रीट पे। कॉन्क्रीट में क्या होता है, कॉन्क्रीट यानी कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग। सिंपल इतना समझ लो, चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी इन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड देयर थिंकिंग इज लिमिटेड टू कॉन्क्रीट सब्जेक्ट। यानी कि अभी इस टाइम तक ना उनकी जो नॉलेज है वो सिर्फ एक तरीके से समझ लो कि लिमिटेड है ना। तो जहाँ पे उनको पता है कि अगर मैं ऐसे आगे आगे जाऊंगा तो मैं आगे पहुंच जाऊंगा, ऐसे ये सीढ़ी बनी हुई है तो पहले मैं इस पे चढ़ूंगा, तो मैं यहाँ तक अगर मुझे पहुंचना तो पहले मुझे इस सीढ़ी पे चढ़ना होगा, फिर इस सीढ़ी पे चढ़ना होगा, फिर इस सीढ़ी पे चढ़ना होगा। अब उसको यहाँ पे ये लो, ठीक है, यहाँ पे मुझे अब सीढ़ियों पे चढ़ना है, तो अब उसके दिमाग में सिर्फ इतनी ही फीडिंग की गई है कि आपको अगर यहाँ तक जाना है तो आपको एक एक स्टेप पूरा चढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप ऊपर पहुंच पाओगे। ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल कि उनको पता है कि अगर ये फैन चल रहा है तो ये जो फैन चल रहा है इसको अगर ये घुमाना है मुझे, तो घुमाने के लिए मुझे ये बटन दबाना पड़ेगा, तब जाके ये मेरा फैन चलेगा। अभी तक सिर्फ उसके पास में इतनी ही इंफॉर्मेशन है, अभी उसको ये नहीं पता है कि अगर पंखा चलता रहेगा तो इससे बिजली खर्च होगी, उसको अभी ये चीजें नहीं पता है। ठीक है, तो वो है आपका कॉन्क्रीट वाला, जो कि आपका 7 से 11 साल तक की रहती है। फिर उसके बाद में हम फॉर्मल पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि हमें पता चल गया कि अगर हमारा पंखा है वो ज्यादा देर तक चलता रहेगा तो उससे क्या होगा कि हमारा बिजली का बिल है वो बहुत ज्यादा आएगा, बिजली हमारी बर्बाद होगी। ठीक है, वो आपकी फॉर्मल स्टेज हो जाती है। अब कोई दिक्कत इन स्टेजेस में? ये लो, भैया लिखते हो तुम, लिखने के लिए तुम्हें टाइम मिलता तो है, तब लिख लिया करो। यहाँ पे मेरे पास बेटा लिमिटेड टाइम होता है तो उसमें मुझे आपको समझाना पड़ता है। नोट्स के लिए आपको संडे मिलता है ना, तो उस टाइम पे आप अपने नोट्स बना लिया करो, या फिर जैसी क्लास हो जाए करे तब लिख लिया करो चीजें। या तो आप लिख ही लिया करो या फिर समझ ही लिया करो, दोनों चीजें तो पता नहीं। अरे कॉन्क्रीट अभी समझाया तो, क्या समझाना है अब उसमें, कोई और समझा सकता है क्या अब? कॉन्क्रीट की तो है बेटा ये, कॉन्क्रीट की तो हिंदी स्लाइड है ये, और किसकी है? मुझे तो तुम लोग यार, इतने तो तुम लोग छोटे नहीं हो कि तुम लोग स्कूल के बच्चों की तरह रिएक्ट करते हो, है ना। एडल्ट हो, समझदार हो, स्कूल के बच्चे तो नहीं हो आप लोग, ना ही कॉलेजेस में हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, और खुद ही आप बच्चों को आगे चल के पढ़ाओगे और आप खुद ही बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हो। ऐसे तो मत करो भाई, थोड़ा मैच्योर बनो, बड़े हो जाओ अब, है ना। ऐसे कैसे एंड कर दूं भैया मैं, जब मुझे अभी पढ़ाना है मुझे अभी, तब उसके बाद में एंड करूंगी मैं। नहीं सॉरी मत बोलो भाई, बस मैं चीजें देखो आपको सिखा रही हूँ। चलो अब आगे पढ़ लो थोड़ा, कोई बात नहीं, बस इतना है कि आपको समझ में आ गया, बेशक टाइम लगा, बट थैंक गॉड कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो चलो अब आगे पढ़ो ये। ओके, थैंक यू सो मच राखी जी, आपको समझ में आ गया, आपकी वजह से बाकियों को भी और समझ में आ गया होगा, उनका रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, चलो फिर हम आ जाते हैं अपनी बायोगॉस की सोशियो कल्चर थ्योरी पे। बायोगॉस की ये अगेन इम्पोर्टेंट है आपकी,
ठीक है, जहां पे इन्होंने क्या किया गया, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ओके वेरी गुड। ठीक है, तो बायगॉस की जो सोशो कल्चर जो थ्योरी है उसमें क्या किया गया कि सोशली मीडिएट प्रोसेस इन विच लर्न चिल्ड्रन एक्वायर देयर कल्चरल वैल्यूज, बिलीफ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज थ्रू कोलैबोरेटिंग डायलॉग विद मोर नॉलेजेबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। यानी कि अब क्या करते हैं, बायगॉस की जो थ्योरी होती है, बायगॉस की जो थ्योरी होती है उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जहां आपको दिख जाए ना, जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्ड देखने को मिल जाए, आप समझ जाना कि यहाँ पे आपकी जो बात की जा रही है वो आपकी कॉग्निटिव से संबंधित की जा रही है। कॉग्निटिव यानी कि यहाँ पे आपको अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप तो मुझे राखी जी बदनाम कर रहे हो सच में, कि मैं हिंदी में नहीं समझाती हूँ, सच में। मुझे तो विजिबल है और किसको विजिबल नहीं है? क्या बाकियों को भी लगता है कि मैं हिंदी में नहीं समझाती हूँ? ये बताओ मुझे। आज चलो, आज मैंने पढ़ा तो लिया, आप मुझे बस इतना ही बताओ। देखो मैं गुस्सा गुस्सा नहीं हूँ कुछ भी कि समझने लग जाओ कि मैम तो गुस्सा हो गई है, भड़क गई हैं। मैं जर्नली बस पूछ रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों का इस तरीके से रेस्पॉन्स, मैं अभी आपको लास्ट में एक चीज और बता रही थी। लो चलो, मैं साइज इंक्रीज कर दे रही हूँ इसका। अब तो दिख रहा है चीजें। हाँ, तो आज आपका नेट स्लो है तो आपने सोच लिया कि आज मैम को हम परेशान करेंगे, है ना? ठीक है, तो देखो बायगॉस की थ्योरी में क्या होता है, बायगॉस की जो थ्योरी होती है ना, अब मैं लिख नहीं पाऊंगी, चलो। बायगॉस की जो थ्योरी होती है, इन्होंने क्या है अगेन अपनी सोशो कल्चर थ्योरी दी है, जहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि बच्चा जो कुछ भी उसने अभी तक सीखा है ना, उसने जो भी अपनी कल्चर वैल्यूज सीखी हैं, यानी कि कल्चरल वैल्यूज क्या है, उसने जितने भी सामाजिक मूल्य सीखे हैं, सामाजिक विश्वास सीखी हैं, समस्या को किस तरीके से सुलझाना है ना, ये सब चीजें आपकी किस में आती है, बायगॉस की थ्योरी में आती हैं। ठीक है, जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने वर्ड्स के थ्रू, आपने जो भी बोला है उनके थ्रू आप अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हो, यानी कि जो भी आपके पास में पहले से ज्ञान है उस ज्ञान का आप उपयोग करके आप समस्या को सुलझाते हो। ठीक है, वो आपकी बायगॉस की सोशियो कल्चर थ्योरी में आता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है कि 4 लोग हैं। ठीक है, अब इन 4 लोगों के पास में ये 2 आम है। अब ये आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं एक पूरा आम मैं लूंगा, आम एक आम मैं लूंगा, है ना, मुझे आम चाहिए, मुझे आम चाहिए। अब ये चारों आपस में लड़ रहे हैं। अब यहाँ से आप गुजर रहे थे, तो अब आपके पास में, अब आप लोगों ने क्या देखा कि आपको ऐसा सिखाया गया है, कोई भी अगर आपस में लड़ रहा हो और अगर आप उस समस्या का समाधान कर सकते हो, तो आप पहले तो उनसे जाके पूछो कि आपको क्या परेशानी है, और आपको उस समस्या का हल पता है तो आप उनको बता दो। अब आप इन 4 लोगों के पास में गए, जाने के बाद में अब आपने इनसे पूछा कि क्या समस्या, आप लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? तो इन्होंने बताया कि हमारे पास में 2 आम है और हम चारों को खाने हैं। अब ये कह रहा है कि मुझे आम खाना है, ये कह रहा है कि मुझे आम खाना है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब आप लोगों ने अपना दिमाग लगाया, आपके पास में नॉलेज है, आपने अपने घर में देखा है कि सब लोग मिल बांट के खाते हैं। अब आप क्या करोगे कि आपके पास में ये दो दो 2 आम है ना, इन 2 आम को आप क्या है 4 भाग में बांट दोगे, यानी कि क्या है, एक आम के 2 टुकड़े कर दोगे। ठीक है, और इसके भी 2 टुकड़े कर दोगे। तो अभी तक जो आपके पास में 2 आम थे उनकी वजह आपको क्या हो गया कि आपके पास में 2-2 टुकड़े करने के बाद में आपके पास टोटल कितने 4 टुकड़े हो गए।
अब आपने आपस में इन 4 टुकड़ों को एक एक टुकड़ा आपने 4 लोगों को दे दिया, तो इससे क्या हो गया कि आपकी समस्या का समाधान भी हो गया। तो वाइगॉट्स्की थ्योरी आपको यही बताती है कि जितनी भी चीजें आप सीखते हो, वो सारी की सारी चीजें आप सीखते हो अपने समाज में रह के। आपका जैसा भी कल्चर है, आपको जितने भी आपके बिलीफ सिस्टम आपको सिखाए गए हैं, आपके परिवार से आपको जो भी संस्कार दिए जाते हैं, उन्हीं के ही बुनियाद पे आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान करते हो, और उन्हीं के आधार पे आप अपनी जो भी नॉलेज है, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हो। ठीक है, ये आपकी वाइगॉट्स्की की थ्योरी थी। डन। चलो, अब देखो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि अगेन जो प्याजे था, उन्होंने भी यही कहा था कि बच्चा जो है वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, और वाइगॉट्स्की ने भी लर्निंग पे ही फोकस किया था। अब यहाँ पे दो चीजें देख लो कि इन दोनों की जो थ्योरी है उनमें डिफरेंस क्या है। देखो, सोशियो कल्चर की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने समाज पे थोड़ा कम ध्यान दिया है, जबकि इन्होंने ध्यान दिया है कि जो बच्चा होता है, जो भी चीज होती है, वो खुद से सीखता है। ठीक है, इन्होंने ये कहा प्याशे ने। वाइगॉट्स्की ने क्या कहा कि इन्होंने ये कहा कि जो भी चीजें हम लोग सीखते हैं वो समाज में रह के सीखते हैं। ठीक है, इनका ये मानना था। और प्याजे का क्या मानना था? इनका ये मानना था कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है उससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये प्याजे का मानना था। लेकिन वाइगॉट्स्की मानना था कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है उससे बच्चे का सामाजिक विकास होता है। ठीक है, फिर अगेन इन्होंने अपनी स्टेज के इन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि आपके विकास के लिए भी किसी भी अवस्था की जरूरत नहीं है, कोई भी कभी भी कहीं भी सीख सकता है, सभी के लिए सीखने का चरण समान रहता है। इन्होंने ये कह दिया। अब इनकी जो थ्योरी थी इसमें क्या क्या चीजें आई थी, इनकी में आया था इक्विलिब्रेशन, यानी कि इक्विलिब्रेशन में क्या होता है, जहां पे वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में, यानी कि जो उसके पास पहले से नॉलेज है और जो बाद में नॉलेज आई है, उन दोनों के बीच में संतुलन बताता है। अपने स्कीमा के थ्रू सीखता है, यानी कि अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, उनको एडॉप्ट करता है। ठीक है, वहीं पे वाइगॉट्स्की क्या होता है कि जहां पे उसका डेवलपमेंट हुआ है, सिर्फ उन्हीं के आधारों पे वो सीखता है। जैसे कि उसकी भाषा है, वो उसके बोलने का तरीका है, हर किसी के बोलने का तरीका अलग अलग होता है। ये चीज है। इन्होंने भाषा पे बहुत कम ध्यान दिया है, इन्होंने स्वयं की भाषा पे ध्यान दिया है। यानी कि हर कोई जिस तरीके से बोलता है, जैसे कि बच्चा जिस तरीके से बोल रहा है, अपने मन की आवाज सुनो, इन्होंने इस चीज पे ध्यान दिया है। जबकि इन्होंने कहा है कि भाषा है ना, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपको आगे बढ़ाने में। इनका ये मानना था। इन्होंने जो चीजें सिखाई हैं वो इन्होंने सिखाया है, सपोर्ट चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड एंड डिस्कवर नॉलेज, यानी कि बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए कि वो वर्ल्ड के बारे में सीखे, है ना। जबकि इन्होंने ये कहा है कि बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। और देखो यहाँ पे बच्चा क्या है, खुद से डिस्कवर करता है। ठीक है, यहाँ पे चलो दोनों का एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप किसी भी बाहर पढ़ाई करने के लिए गए आप, ठीक है, तो अब बाहर पढ़ाई करने गए हो, वहां पे एक तो ये हो गया कि आप सारे के सारे काम आप खुद से कर रहे हो, चाहे आपको चीजें आती हैं या नहीं आती हैं, आप खुद से काम कर रहे हो। ठीक है, आपने खुद से शॉप ढूंढी कि कहाँ पे मुझे खाने की चीजें मिलती हैं, कहाँ पे मुझे अगर कॉलेज जाना है तो कौन सा ऑटो पकड़ना है, ये आपने खुद से सीखा। वहीं दूसरी जगह पे क्या हो गया कि आप भी बाहर गए हो पढ़ाई करने, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, आपके मम्मी पापा आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको अगर बाहर जाना है तो इतने रुपए लेके जाना, इतने रुपए की ये चीज आपको मिल जाएगी, उस जगह से आप खाने का सामान ले लेना। तो आप एक चीज बताओ मुझे कि आप, तो इन दोनों की जो बीच में बहस थी ना वो यही थी। भाई और प्यासे का कहना था कि बच्चा अगर खुद से सीखता है चीजें तो उसको वो लंबे समय तक याद रहती हैं, उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए।
है ना, बस उसको थोड़ा समझाना चाहिए। जबकि वाइगोस्की का ये मानना था कि उनको चीजें सिखानी चाहिए, तब वो जाके सीखते हैं। ठीक है, हाँ, खुद से चीजें सीखना प्यासे का था, और समाज में रह के सीखना ये वाइगोस्की का मानना था। ठीक है, बाहर सीखना नहीं, समाज में रह के सीखना। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन अब किसी को? यानी कि वाइगोस्की ने खुद से संबंधित थ्योरी दी है, खुद के ऊपर फोकस किया, और इन्होंने समाज के ऊपर फोकस किया है, बस इतना डिफरेंस है। हाँ जी, ठीक है, समझ गए ना? चलो, वेरी गुड। फिर आती है आपकी एक सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी आपके बेंड्यूरा ने दी है, हिंदी में ही समझा देती हूँ, चलो। सामाजिक शिक्षा सिद्धांत, इन्होंने ये आपकी बेंड्यूरा ने दी है। ठीक है, जहां पे आपके व्यवहार को बदला जाता है, यानी कि उन्होंने व्यवहार के विकास में मॉडलिंग या अवलोकन संबंधी सीखने की भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने वेबोडॉल प्रयोग के माध्यम से ये दिखाया था। यानी कि अगर मैं इनका आपको नॉर्मली बताऊं, जो कि किसका है, एल्बर्ट बेंड्यूरा का। ठीक है, बेंड्यूरा ने अगेन सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। जिस तरीके से वाइगोस्की का मानना था कि समाज में रह के चीजें सीखी जाती हैं, उसी तरीके से आपके बेंड्यूरा भी हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार इनको पढ़ोगे ना, अब देखो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी आपको नोट्स बनाने की। तो यहाँ पे इनका क्या था कि जो भी व्यवहार है उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ही आप सीखते हो। जैसे कि एक्टिंग है, मॉडलिंग है, आप उसको कैसे एक एक स्टेप आपको सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता, एक एक आपको डायलॉग बताया जाता है, तब जाके आप उसको सीखते हो। फिर उसके बाद में आप उसे याद रखते हो, अपने दिमाग में तस्वीर बना लेते हो। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, सिखाने के बाद में आप चीजों को याद करते हो, अपने दिमाग में बिठा लेते हो। ठीक है, दिमाग में बिठाने के बाद में आप क्या करते हो, आप चीजों को देखते हो कि नहीं देखते हो कि ये आपके रियल वर्ल्ड में किस तरीके से एग्जिट कर रही हैं। मतलब जैसे कि मैं आपको फूड का एग्जांपल दे रही थी कि फूड में इतनी कैलोरीज होती हैं, तो अब आपने क्या किया कि आपने घर पे जब खाना बनाया, तो उस खाना बनाते टाइम में आपने चीज में ध्यान रखी कि ओके ये पालक है, पालक में आपका ये पाया जाता है, ये न्यूट्रिएंट पाया जाता है, इसमें इतनी कैलोरीज होती हैं। ये चीजें आपने अपने हिसाब से कन्वर्ट कर ली। फिर उसके बाद में आप क्या करते हो, रीएनफोर्समेंट ऑफ द इमीडिएट बिहेवियर। अगर आपका खाना है वो अच्छा बन जाता है, तो उसके बदले आपको क्या है, शाबाशी दी जाती है। तो ये आपका रीएनफोर्समेंट हो जाता है। यानी कि अगेन प्रीवियस थिंग की तरह ही है कि चीजें हमने पहले सीखी, सीखने के बाद हमने ध्यान रखा उनको, ध्यान रखने के बाद में हमने उसे अपने तरीके से कि एक्चुअल में वो चीजें हैं या नहीं है, वो चीजें हमने अडॉप्ट करी। फिर अडॉप्ट करने के बाद में हमारा अगर वो काम अच्छा हो जाता है, तो वो हम उसको क्या कहते हैं, उसको तोहफा दे देते हैं, उसको शाबाशी दे देते हैं। ठीक है, हम्म, इस वाली में किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले हम व्यवहार को समझते हैं, ठीक है, फिर उसको याद रखते हैं हम। जैसे कि अगर आपको किसी ने कह दिया कि झूठ बोलना गलत बात है, तो आपने ये बात सीख क्या है, सीख ली, समझ ली कि ठीक है झूठ बोलना गलत बात है। फिर उसके बाद में आप इस चीज को याद रखोगे कि हाँ मुझे झूठ नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे सिर्फ सच बोलना है। उसके बाद में आपने क्या किया कि अब आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई, अब आपसे आपकी मम्मी पूछ रही हैं कि सच बताओ कि आपने फ्रिज में से निकाल के आइसक्रीम खाई या नहीं खाई। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये कहोगे कि नहीं, हमें तो ये सिखाया गया है कि कोई भी परिस्थिति हो हमें झूठ नहीं बोलना है। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, आप सच बता दोगे कि हाँ मम्मा मैंने फ्रिज से निकाल के आइसक्रीम खाई थी। तो आपको यहाँ सच बोल दिया। अब आपका इसका क्या नतीजा मिला कि आपको शाबाशी मिल गई, आपको रीएनफोर्समेंट दे दिया। क्यों? क्योंकि आपने सच बोला, है ना, आपने झूठ नहीं बोला। उसके बदले आपको क्या दे दिया कि रीएनफोर्समेंट कर दिया गया
कि ठीक है एटलीस्ट आपने अपनी गलती मानी तो सही। तो ये होता है पूरा बेंडियोरा की जो थ्योरी थी। ठीक है, समझ में आया? इस थ्योरी में किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई समस्या? बोलो, सो गए क्या? ठीक है, ओके। एक मिनट देख लूंगा भैया कितनी रह गई हैं अभी ये। एक सेकंड रुको। चलो अब ये जो रह गई हैं इनको हम लोग कल करेंगे यहाँ तक, क्योंकि अभी आपकी काफी सारी हैं। ठीक है, आज की क्लास आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी होगी भाई। बस इसको मैं यही बोलूंगी कि एक बार रिवाइज कर लेना, रिवीजन कर लेना, एक बार फिर से चीजें देख लेना। जाइए, ठीक है। और जो लोग भाई सीरियस हैं अपनी स्टडी को लेके, वो लोग जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। मेरा आशीर्वाद उनके साथ हमेशा है। और जो लोग, हाँ आपके क्वेश्चन का आंसर देना था मुझे। तो देखो, आपने मुझसे ये पूछा था कि जॉब मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो देखो, यहाँ पे आपका जो एग्जाम है, अब जो आपकी जो लेटेस्ट जो पॉलिसीज आई है ना, लेटेस्ट जो पॉलिसीज आई हो उसके अकॉर्डिंग आप अगर नेट क्वालिफाई कर लेते हो या फिर जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो, तो इसके बेसिस पे आप क्या हैं। अरे यार, हम्म, देखो, कहाँ है? नेट और जीआरएफ, ठीक है, ये है आपके सामने। तो यहाँ पे देखो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब भी है प्लस प्राइवेट जॉब भी है, दोनों ही तरीके की आपकी जॉब अवेलेबल है यहाँ पे। आपकी अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की वैकेंसी निकलती हैं, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म भर के आप क्या कर सकते हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। अगर वहीं किसी प्राइवेट कॉलेज में आपको वैकेंसी मिलती है, तो आप वहां पे फॉर्म भर देना। यानी कि आप एक्चुअल में पता है ये ना पूरा नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यानी कि नेशनल लेवल पे, आप नेशनल लेवल पे चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आप दोनों के लिए एलिजिबल रहते हो। ठीक है, बस जहां पे आपको फॉर्म देखने को मिले बस वही फॉर्म फिलिंग कर दो, आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, एज अ गेस्ट टीचर ही पहले आपको रखते हैं। नहीं नहीं, अब ये देखो पता है बेटा, ये ना अलग अलग कॉलेजेस का होता है। कुछ कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि वहां पे वो फॉर्म निकालते हैं ना, तो अगर आपका जेआरएफ वगैरह क्लियर होता है तो वो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लेके आपको जॉब पे रख लेते हैं। किसी किसी कॉलेजेस का होता है कि वो रिटन एग्जाम कराते हैं, है ना। तो ये हर किसी कॉलेज का अपना अपना अलग अलग होता है। हाँ, तो ये डिपेंड करता है। ये बस जब वैकेंसी निकलती है तो उसके बेसिस पे ही आपको ये फिलिंग दी जाती है। कुछ लोग आपको, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं वो खुद की साइड से ही वीसी एंड ऑल हैं, वो वैकेंसी निकाल देते हैं, आपका सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद में आपको आपको अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, अब कहाँ पे किसका कैसा क्राइटेरिया है ये इस बात पे डिपेंड करेगा। वरना आज के टाइम में तो आपको पता है जॉब पाना कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। बस जिसके पास में जॉब है वो अपनी जॉब को बचाते फिर रहे हैं। अदरवाइज जॉब आजकल सबको चाहिए, और जॉब के लिए ही सब इतनी फाइट कर रहे हैं, है ना।
ओके, चलो बाय बाय। हाँ जी, हो जाएगा, डोंट वरी। आपकी जिस तरीके से मेहनत है, आप बस, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेहनत करो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। तो डेफिनेटली आप घर पे नहीं बैठने वाले हो शांति से। ओके, चलो बाय, टेक केयर एवरीवन। और इसका पीडीएफ है, मैं वो आपको कल ही शेयर करूंगी, ठीक है? तो कोई मुझे शोर मत कर देना कि मैम पीडीएफ नहीं भेजा है। चलो बाय।